हेलो दोस्तों, मैं सीए कमल किशोर आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके ही यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों ने भी सुना होगा, मार्केट में भी बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, बहुत सारे सप्लायर्स आपको खुद फोन किए होंगे कि आपको हमें 15 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको इनकम टैक्स में टैक्स लग जाएगा, आपको बहुत सारा टैक्स लग जाएगा, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा, बहुत सारी चीजें और भी क्या क्या बोला होगा आप लोगों को, आप लोग जानते होंगे। हम लोगों को जो सुनने में आता है हम तो वही बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्लाइंट हम लोगों को बोलते हैं। तो वहां पे क्या है ये, क्यों है ये, कब से एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल, आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो उसी क्वेश्चन का मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के लास्ट तक, वीडियो खत्म होने से पहले आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अगर इसके बावजूद आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो का शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरा खुद का ओपिनियन है, खुद का इंटरप्रिटेशन है, किसी का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो अगर किसी का ऐसा है तो आप उनका व्यू ले सकते हैं कि ऐसा है तो आखिर क्यों है। तो आइए हम अब वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो ये पेमेंट वाला जो चीज है, इसको इसके लिए हम दो एक्ट का यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेकंड है एमएसएमईडी एक्ट 2006। इनकम टैक्स एक्ट से तो आप लोग सब वाकिफ होंगे। एक है एमएसएमईडी एक्ट 2006, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो वो क्या है उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, उसको भी डिस्कशन करेंगे। उसमें बताया गया क्या क्या हमारे लिए रिलेवेंट होगा। पेमेंट को लेके जो भी चीज रिलेवेंट होगा, ये दो एक्ट में लिखा गया, दोनों में जो जो रिलेवेंट पॉइंट है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट को। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या बातें कही है पेमेंट, सप्लायर को पेमेंट करने से लेके। इसमें एक सेक्शन है 43B, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक सेक्शन है 43B, जो कि जनरली उसको देखा जाए तो जनरल इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि इस सेक्शन में जो जो पॉइंट दिए गए हैं, जो जो आपको एक्सपेंसेस की लिस्ट दिए गए हैं, अगर ये सारे खर्चे आपके हैं तो आपको तभी अलाउड होगा जब आपने एक्चुअली इसका पेमेंट कर दिया होगा। तो उसी में एक क्लॉज है एच, जो नया ऐड किया गया है पेमेंट को पेमेंट टू सप्लायर को लेके, कि सप्लायर्स को आप पेमेंट करिएगा तो उसमें क्यों करिएगा, कब करिएगा, वो उसी के बारे में छोटा सा क्लॉज है। तो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि कोई एसएससी जो टैक्स पेयर है, मतलब आप लोग अगर किसी कोई आपका ऐसा सप्लायर है जो कि एमएससी है, एमएससी मीन्स महेंद्र सिंह धोनी नहीं, एमएस मतलब माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज, एमएसई माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज। माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है, इंटरप्राइज क्या है, मतलब माइक्रो इंटरप्राइज अलग होता है, स्मॉल इंटरप्राइज अलग होता है। माइक्रो इंटरप्राइज क्या है, स्मॉल इंटरप्राइज क्या है, उसको हम लोग डिटेल में भी देखने वाले हैं एमएसएमई एक्ट में जाके। लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं एमएससी। अभी ये समझिए कि अगर आपका कोई ऐसा सप्लायर है जो एमएससी है, माइक्रो इंटरप्राइज स्मॉल इंटरप्राइज है, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज है, तो उसको आपको पेमेंट करना है एज पर द सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमईडी एक्ट। सेक्शन 15 में जो भी आपको टाइम लिमिट दिया गया उसी के अंदर आपको पेमेंट करना। अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो आपका ये खर्चा इस साल आपको अलाउ नहीं होगा, आपको नेक्स्ट इन फ्यूचर ईयर जब आप पेमेंट कर देंगे उसको तब आपको अलाउ हो जाएगा। एक खर्चा अलाउ होगा, लेकिन कब अलाउ होगा वो जब आप पेमेंट करिएगा तब। अगर पेमेंट करिएगा तब अलाउ होगा, अगर इस साल क्यों नहीं अलाउ हो रहा, क्योंकि आपने उस टाइम पीरियड में आपने उसको नहीं किया, उस टाइम पीरियड में आपने पेमेंट नहीं किया। अगर मार्च तक भी आप पेमेंट कर देते हैं, कोई बिल आपका अप्रैल का है, अप्रैल का बिल आप मार्च में पेमेंट कर दीजिएगा तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। मींस जिस साल में आप पेमेंट कर रहे हैं उसी साल आपको अलाउ हो जाएगा। बस इतना मान के चलिए। अगर टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं करते हैं तो, अब टाइम लिमिट क्या है, एमएसएमई क्या है, उसका सबका डेफिनेशन दिया गया है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में। चलिए उसमें चलते हैं, उसमें देखते हैं कि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज क्या है। पहले देखते हैं इंटरप्राइजेज क्या है। इंटरप्राइजेज वर्ड में दिया गया, इंटरप्राइजेज क्या है, इंटरप्राइजेज ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग करता है या सर्विस प्रोवाइड करता है। दो वर्ड बोला मैंने, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी भी तरह का, वो इंटरप्राइजेज है। इसके अलावा जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो गुड्स ट्रेड कर रहा है,
किसी से खरीदता है, किसी को बेच देता है, यहाँ से लाया सामान यहाँ बेच दिया, होलसेल में खरीदा रिटेल में बेच दिया, कुछ भी टाइप का हो सकता है। होलसेल में खरीदा होलसेल में भी बेच सकता है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर है या जो भी है, तो वो यहाँ पे कवर नहीं किया गया। यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर दो ही आदमी कवर किया गया, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोला मैंने? माइक्रो इंटरप्राइज, स्मॉल इंटरप्राइज, जो कि इनकम टैक्स में बात किया गया। लेकिन एमएसएमई एक्ट में आपका माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइज का बात किया गया है। इनकम टैक्स में दो ही है, माइक्रो है, स्मॉल है। मीडियम का बात नहीं किया। मीडियम को आप पेमेंट कैसे करते नहीं करते हैं, उससे इनकम टैक्स वाले को कोई वो नहीं है, इनकम टैक्स में आपका खर्चा अलाउ होगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि माइक्रो, स्मॉल, माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है, मीडियम। मीडियम को भी डिटेल ब्रीफ में डिस्कस कर ही लेते हैं। तो देखिए, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम कैटेगरी है बिजनेस का। आपका कौन सा कैटेगरी है, मतलब कितना बड़ा बिजनेस है। बहुत छोटा बिजनेस है तो उसको माइक्रो कह देंगे, उससे थोड़ा सा बड़ा है तो स्मॉल कह देंगे, उससे भी बड़ा है तो मीडियम कह देंगे, मीडियम से भी बड़ा है तो बहुत बड़ा हो गया। उसका यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया एमएसएमई एक्ट में, उसकी बात नहीं कही गई है। मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है तो उसके बारे में क्या बोले, वो खुद ही अपनी बात बोलते रहते। तो हम लोग 3 तरह का बिजनेस का डिस्कस करेंगे, 3 कैटेगरी का बिजनेस। इस माइक्रो हो गया बहुत छोटा, स्मॉल हो गया थोड़ा छोटा, मीडियम हो गया मीडियम साइज में, और बिग का तो बात नहीं करेंगे। तब माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है, मीडियम क्या है। माइक्रो इंटरप्राइजेज क्या है? माइक्रो इंटरप्राइज वो है जिनका इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस जो कि है 1 करोड़ तक का है, तो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो उसको क्या कह देंगे, माइक्रो इंटरप्राइज। मीडियम इंटरप्राइज क्या कहेंगे, जिसका इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 10 करोड़ तक का है। पहले कहा था माइक्रो के लिए क्या था 1 करोड़, अब स्मॉल का चर्चा करें। स्मॉल में क्या है, अप टू 10 करोड़। अगर 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में तो इन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है उसी का बात कर रहे हैं हम लोग। माइक्रो के लिए कितना 1 करोड़, स्मॉल के लिए 10 करोड़। और यही अगर 10 करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, वो मीडियम इंटरप्राइज में पहुंच जाएगा। मीडियम इंटरप्राइज कब तक बना रहेगा, उसका जब तक इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 50 करोड़ को क्रॉस नहीं कर लेता है। जिस दिन 50 करोड़ को इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी में, वो 50 करोड़ को भी क्रॉस कर लेगा तो कहां पहुंच जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ एक्ट हो जाएगा। उसका बात यहाँ पे नहीं किया गया है। तो एक तो हो गया, हमने बताया क्या, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। दूसरा क्राइटेरिया भी बताया गया कि बिजनेस को एक तो हम लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख लेंगे, जिसका जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो उतना बड़ा बिजनेस। एक और क्राइटेरिया दिया गया है, क्या, एक क्राइटेरिया दिया गया कि टर्नओवर क्या है। इनमें बिजनेस में जिसका जितना टर्नओवर होगा वो उतना बड़ा बिजनेसमैन होगा। जिसका 1 लाख का टर्नओवर है बहुत छोटा से छोटा हो गया। एक जिसका 5 करोड़ का टर्नओवर है वो छोटा हुआ, और जिसका क्या कहते हैं 50 करोड़ का टर्नओवर हुआ वो स्मॉल हो गया। और जिसका टर्नओवर 250 करोड़ को भी क्रॉस कर 250 करोड़ तक का है वो मीडियम बन गया। समझे, मतलब कि टर्नओवर जिसका जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा बिजनेसमैन होगा। तो माइक्रो के लिए क्या टर्नओवर दिया, माइक्रो कब तक रहेगा बिजनेसमैन को, माइक्रो इंटरप्राइज कब तक बोलेंगे, जब तक उसका टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस नहीं करता। वो नहीं है ये 5 करोड़ को जब तक वो क्रॉस नहीं करता। और माइक्रो अगर ये 5 करोड़ को टर्नओवर क्रॉस कर जाता है फिर कहां पे पहुंचेगा, फिर पहुंचेगा नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सा, स्मॉल इंटरप्राइज का। स्मॉल इंटरप्राइज कब तक बना रहेगा, जब तक उसका टर्नओवर 50 करोड़ को क्रॉस नहीं करता है। 50 करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगा तो स्मॉल को भी पार करके वो नेक्स्ट लेवल जो की है मीडियम इंटरप्राइज में पहुंच जाएगा। और मीडियम इंटरप्राइज में कब तक बना रहेगा, जब तक उसका टर्नओवर 250 करोड़ यानी 250 करोड़ तक का रहेगा। 250 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर करने लगेगा तो आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ लॉ। तो वैसे भी इनकम टैक्स में दो ही है, स्मॉल और मीडियम, माइक्रो और स्मॉल। माइक्रो में कहां तक टर्नओवर था बताइए एक बार याद करके, अभी बताया मैंने कहां तक टर्नओवर था माइक्रो में, अप टू 5 करोड़। स्मॉल में कहां तक था, अप टू 50 करोड़। और इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट माइक्रो में रहने के लिए कहां तक का टर्नओवर था, इन्वेस्टमेंट था अप टू 1 करोड़। और 1 करोड़ को क्रॉस कर गया और टर्नओवर उसका 10 करोड़ तक का है तो उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटरप्राइज बोलेंगे। इसी दोनों को कवर किया गया इनकम टैक्स में कि अगर इन शॉर्ट बोला जाए, अगर आपका कोई भी सप्लायर जिसका टर्नओवर आपका 50 करोड़ तक का है या फिर उसका इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस
10 करोड़ तक का है तो उसको पेमेंट करना है आपको विद इन टाइम 45 डे या 15 दिन जो भी है एज में भी एप्लीकेबल, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहीं तक कवर है। अगर इसका टर्नओवर आपका 50 करोड़ से ज्यादा है, ऐसा बिजनेस मैन से आप डील कर रहे हैं, ऐसा इंटरप्राइज से आप डील कर रहे हैं जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको पेमेंट करने की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आप वो जितना टाइम अलाउ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके लिए इनकम टैक्स में कुछ नहीं कहा गया, इनकम टैक्स में कुछ नहीं कहा गया है। इनकम टैक्स में किसके लिए कहा गया है? उसके लिए जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है या फिर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, दोनों चीज, टर्नओवर भी कम होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस भी कम होना चाहिए। अगर दोनों में से कुछ एक भी आपका पार कर गया फिर तो इनकम टैक्स भी नहीं कहेगा ना कुछ उसके बारे में, वो तो बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, मीडियम में चला जाएगा। मीडियम का भी बात नहीं कर रहा है इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स दो ही की बात कर रहे हैं, माइक्रो और स्मॉल, बहुत छोटा और उससे थोड़ा छोटा, इन छोटे लोगों का बात कर रहे हैं, मीडियम इंटरप्राइज का बात नहीं कर रहा है। तो ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल, माइक्रो और स्मॉल। और इंटरप्राइज का तो हमने बता दिया, इंटरप्राइज में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरर आएगा या फिर सर्विस प्रोवाइडर आएगा, इसमें ट्रेडर नहीं है। तो अगर ट्रेडर से आप किसी ऐसे आदमी से सामान खरीद रहे हैं या किसी ऐसे से कोई भी कुछ भी ले रहे हैं और कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं जो कि ट्रेडर है, वो भी कहीं से खरीद के लाता है, खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, कहीं से खरीद के ला रहा है। या आप किसी से सर्विस ले रहे हैं, सर्विस को छोड़ के मतलब ट्रेडिंग वाला आइटम हो गया, आप किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिर्फ ओनली फॉर ट्रेडिंग, तो उसको आप पेमेंट कितना भी करिए, कब करिए नहीं करिए, वो कोई बात नहीं किया गया इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में तो सिर्फ माइक्रो इंटरप्राइज, स्मॉल इंटरप्राइज का बात किया गया है। माइक्रो इंटरप्राइज कौन है? ऐसे मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर जिसका टर्नओवर तो इसके अकॉर्डिंग है कितना, माइक्रो के लिए कितना होना चाहिए। इनकम टैक्स के लिए बात करते हैं, इनकम इन कंक्लूजन इनकम टैक्स के लिए क्या है, इनकम टैक्स में वैसे इंटरप्राइज का बात करेंगे जिसका टर्नओवर आपका 50 करोड़ से कम है या फिर और इन्वेस्टमेंट भी उसका बिजनेस में 10 करोड़ से कम होना चाहिए, वही इनकम टैक्स में कवर है, उसी को पेमेंट का बात कर रहा है। अब पेमेंट कब करना है ये तो हमने देखा किसको करना है, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर का बात कर रहे हैं, ट्रेडर का बात नहीं किया जा रहा है, ट्रेडर को छोड़ दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया उसको। तो ट्रेडर के साथ आप कैसे भी डील कर सकते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन है उसके साथ भी कैसे भी डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स के दायरे में क्या है, अभी तक हमने जितना भी सीखा उसके हिसाब से इनकम टैक्स में क्या है, स्मॉल इंटरप्राइज और माइक्रो इंटरप्राइज, बहुत छोटा और थोड़ा छोटा, बहुत छोटा मतलब माइक्रो और थोड़ा सा छोटा मतलब स्मॉल, दोनों तरह के इंटरप्राइज है। इंटरप्राइज में कौन कौन आते हैं, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर नॉट अलाउड, ट्रेडर आउट ऑफ कोर्स, और मतलब ट्रेडर को छोड़ देते हैं। दो तरह का, दो बातें बोली मैंने, माइक्रो स्मॉल और सर्विस प्रोवाइडर या आपका मैन्युफैक्चरर। इस जो कंपनी हम, आप कोई कंपनी से डायरेक्ट माल ले रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वहां पे ये एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज जो छोटे छोटे आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर CNF और भी क्या क्या नाम देते हैं, तो इन सब से अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो उन सबको आप अपने अकॉर्डिंग डील कर सकते हैं, इनकम टैक्स आपको मना नहीं कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, अब की पेमेंट कितना करना है, कब करना है, कब करना है, कितना करना है, तो जितने का सामान है उतना ही करना है, कब करना है। तो पेमेंट यहाँ पे आपको बोला गया है कि दो बार तो बोला गया है, सेक्शन 15 ऑफ द MSME एक्ट, जो कि हमने इनकम टैक्स में लिखा हुआ है आपका कि अगर आप अपने सप्लायर्स को जो SME है उसको पेमेंट करते हैं बियॉन्ड द टाइम लिमिट इज फेड इन द सेक्शन 15 ऑफ द MSME एक्ट, तो आपको खर्चा उस साल अलाउ होगा इन विच इट वाज पेड, जिस साल आप पे करिएगा उस साल आपको खर्चा अलाउ होगा। तो सेक्शन 15 में क्या लिखा, कितना टाइम दिया गया आपको, कितना टाइम में पेमेंट करना है, 45 दिन या 15 दिन। आपके माइंड में नहीं चल रहा होगा 45 दिन, किसी के माइंड में चल रहा होगा 15 दिन। अब 45 दिन है कि 15 दिन है, और 45 किसके लिए क्या है, तो आइए इसी पे देखते हैं। सेक्शन 15 में कहा गया है कि अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट है आपके सप्लायर के साथ, आपके पार्टी के साथ, अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट है कोई, तो वहां पे उस रिटर्न एग्रीमेंट के हिसाब से आप पेमेंट कर दीजिए उनको। अगर रिटर्न एग्रीमेंट में 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन में पेमेंट कर दीजिए, 20 दिन का टाइम दिया, 20 दिन में पेमेंट कर दीजिए, 30 दिन का टाइम दिया, 30 दिन में पेमेंट करिए। आपको कहीं कोई रोक थोड़ी रहा है, 40 दिन में बोले 40 दिन में, 40 दिन का क्रेडिट पीरियड आपको अलाउ किया गया है सप्लायर द्वारा, तो 40 दिन में पेमेंट करिए। 45 दिन का क्या, 45 दिन में करिए, 40 दिन नहीं होना चाहिए, 45 डे के अंदर ही आपको पेमेंट करना है। 40 दिन का अगर एग्रीमेंट आपने बनवा लिया फिर एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। 45 दिन मैक्सिमम टाइम अलाउड है आपको, 45 दिन के अंदर ही आपको पेमेंट करना है। इनकेस आपका रिटर्न एग्रीमेंट है तो, अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो ये 45 दिन का क्राइटेरिया खत्म, आपके लिए 15 दिन एप्लीकेबल है।
तो आप लोग कितने ऐसे हैं जो कि रिटर्न एग्रीमेंट करके काम कर रहे हैं किसी के साथ? अगर रिटर्न एग्रीमेंट करके किसी के साथ है आपका, वहां पे आपके लिए 45 डेज एप्लीकेबल है, 45 डे का टाइम दिया गया है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है 45 डेज नहीं, ओनली 15 डेज अलाउड है आपको। 15 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको ये वाला जो इनकम टैक्स का सेक्शन है वो अप्लीकेबल हो जाएगा। खर्चा फिर उसी साल अलाउड किया जाएगा जिस साल आप पेमेंट करिएगा। इस साल आपको खर्चा फिर अलाउ नहीं होगा, मतलब जिस साल आप परचेज कर रहे हैं उस साल खर्चा अलाउ नहीं होगा, उस साल होगा जिस साल आप पेमेंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, एमएसएमई का ही एक्ट है। एमएसएमई एक्ट में ही सेक्शन 16 है, वो बोलता है कि ये इनकम टैक्स से थोड़ा सा हटके है। ये बोलता है कि अगर आपने एमएसएमई को पेमेंट नहीं किया तो और क्या हो सकता है। वो तो इनकम टैक्स वाला बोल रहा है आपको खर्चा इस साल नहीं देंगे, उस साल नहीं, इस साल आपको आपने पेमेंट किया है। लेकिन इसके अलावा आपके ऊपर क्या लायबिलिटी आ सकता है, तो क्रेडिटर जो आपका सप्लायर है वो आप क्लेम कर सकता है इंटरेस्ट का, एज पर एमएसएमई एक्ट, जो कि एमएसएमई एक्ट अलाउ करता है इंटरेस्ट, और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है? 3 गुना ज्यादा, 3 गुना इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। किसका 3 गुना? जितना बैंक रेट स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई ने जो बैंकों के लिए रेट स्पेसिफाई किया गया उसका 3 गुना आपको आपसे वो इंटरेस्ट वसूल कर सकता है आपका सप्लायर, अगर आपने उसको टाइमली पेमेंट नहीं किया। तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट? अभी जैसे मान लेते, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी 6.75 समथिंग चल रहा है उस बैंक का, जो आरबीआई का रेट है फॉर बैंक, तो उसका 3 टाइम कितना हो जाएगा? 20 समथिंग 20.25 समथिंग 20%, 20% मान के चलिए, 20% आपका यहाँ पे रेट आने, इंटरेस्ट का रेट आने वाला है। और इसके बाद सेक्शन 23 में कहा गया है, ये तो पहला क्या, आपको अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो आपके लिए क्या पहला कंसिक्वेंस हो गया, पहला क्या दिक्कत खड़ा हुआ, इनकम टैक्स में आपको खर्चा इस साल अलाउ नहीं होगा, उस साल होगा जिस साल आपने पेमेंट किया। दूसरा आपका क्या होगा? दूसरा बोला गया है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। अब तीसरा क्या होगा? जो इंटरेस्ट आपने पे किया वो खर्चा है आपका एक तरह से, लेकिन एमएसएमई एक्ट बोलता है वो आपको इनकम टैक्स में खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा इसके लिए। तो ये एक्ट में क्या है कि आपको एक खर्चा जो आपने इंटरेस्ट पे किया, ये इंटरेस्ट वाला खर्चा आपको इसमें इनकम टैक्स में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये था कंप्लीट। अब इसका जो आपका पेमेंट था, उम्मीद करते हैं सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो फिर भी आप वीडियो कमेंट में कर सकते हैं। तो अभी एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं हम लोग कि इनकम टैक्स में क्या कहा गया है। अभी तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में करिएगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंक्लूजन निकालते हैं इसका क्या इनकम टैक्स में, कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप ऐसे पार्टी से डील कर, ऐसे सप्लायर हैं आपके जिनका टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है, 50 करोड़ को क्रॉस नहीं कर रहा है, और उनका इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस भी 10 करोड़ को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो उनके लिए आपको पेमेंट टाइमली, उनका पेमेंट टाइमली रिलीज कर देना है। अगर टाइमली आपने रिलीज, टाइमली मीन्स 15 दिन या 15 डेज, और 15 डेज या 45 डेज जो अभी मैंने बताया आपको, अगर उस पीरियड में आप इस टाइम में आप पेमेंट उनका नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स में आपका डिडक्शन जो है डिसअलाउ कर दिया जाएगा इस साल के लिए। और जिस साल आप जब पेमेंट करिएगा जिस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में आपको मिल जाएगा डिडक्शन, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।